आज वर्ल्ड हार्ट डे है, यानी आज दिल का दिन है। उस दिल का भी दिन है जो धड़क रहा है बहुत अच्छे तरीके से, और उस दिल का भी दिल है जिस दिल को कोई परेशानी है और परेशानी की वजह से वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास किसी अस्पताल में इस वक्त पड़ा हुआ है। कार्डियोलॉजिस्टों का काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड हार्ट डे भी जब आता है तो कार्डियोलॉजिस्ट इस दिन भी कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच में दिल को लेकर जो उनके सवाल हैं उनके जवाब उन तक पहुंच जाएं, ताकि वो और ज़्यादा अवेयर रहें, मेंटली अलर्ट रहें, और ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर निखिल महाजन हैं, आप इनसे मिलते रहते हैं। इस इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नारायणा हॉस्पिटल कटरा में। आइए इनसे बात करते हैं। निखिल जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको वर्ल्ड हार्ट डे की। तो आज के दिन का सिग्निफिकेंस क्या है और इस साल की आपकी थीम क्या है? नमस्ते सर। सर, वर्ल्ड हार्ट डे जो है ये हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। ये 2001 में स्टार्ट किया गया था। ये जो इनिशिएटिव था ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और WHO का कंबाइंड इनिशिएटिव था। बिकॉज हर साल की तरह उस टाइम पे भी जो मोस्ट नंबर ऑफ डेथ्स थी वो हार्ट के रीजंस की वजह, कार्डिक रीजंस की वजह से थी। और मैक्सिमम जो कार्डिक डेथ्स होती हैं सर, वो या तो प्रिवेंटेबल होती हैं या ट्रीटेबल होती हैं, तो वो होनी नहीं चाहिए। इसीलिए ये इनिशिएटिव क्रिएट किया गया था। और इस इनिशिएटिव का सिर्फ एक ही रीज़न था कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए। फॉर एग्जांपल, इस साल की जो थीम है उसको बोला जा रहा है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। सो थीम का नाम अलग अलग तरीक़ों से दिया जाता है, बट इस बारी की जो थीम है, जो फॉर वर्ड है, वो फॉर एक्चुअली उसमें जो है वो फोकस चेंज किया जा रहा है डॉक्टर से पेशेंट की तरफ। सो जैसे आप जानते हैं कि मतलब वर्ल्ड ओवर इंडिया में भी तब डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत ख़राब है। सो टू रीच अ कार्डियोलॉजिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये एक इनिशिएटिव है, ये एक तरीका है, ये कैंपेन है। बेसिकली इट इज़ लाइक अ कैंपेन जो मासेस के लिए है, लोगों के लिए, सो दैट उनको हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए और कैसे ट्रीट किया जाए। जैसे आपने कहा हार्ट से जुड़ी हुई, कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्या हार्ट अटैक रोका जा सकता है? सर, एज पर मेडिकल साइंस अगर आप आज देखेंगे तो साइंस को आज भी रीज़न ऑफ हार्ट अटैक नहीं पता है। उसको ये नहीं पता ये स्टार्ट क्यों हुआ। साइंस को ये पता है कि ये फैक्टर था, अब ये स्टार्ट हुआ, ये पूरा रास्ता है, ऐसे 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 हार्ट अटैक हुआ और अब ये इसका ट्रीटमेंट है। बट बिल्कुल स्टार्ट क्यों हो रहा है वो आज तक साइंस को पता नहीं है। बिकॉज वो साइंस को पता नहीं है, इसलिए ऐसी कोई दवाई आज तक बनाई नहीं गई जिससे हार्ट अटैक प्रिवेंट हो जाए। इसीलिए ये ऐसी कोई दवाई अभी तक मार्केट में सर है नहीं। बट येस, जो हार्ट की वेसल्स में जो हम बोलते हैं कि जो यूजुअली जो स्टार्टिंग का इवेंट होता है सर, तो वो ये होता है कि जैसे हार्ट में की नाड़ी में ब्लड फ्लो हो रहा है। सो वो वेसल में जैसे आपको ब्लीडिंग कट लगता है तो सर ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग रुक जाती है क्योंकि क्लॉट बन जाता है। यही चीज़ जब आप हार्ट की नाड़ी के अंदर इमेजिन करें कि हार्ट की नाड़ी के अंदर एक उसकी अपनी वॉल को इंजरी हो गई, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉट बना, ब्लड क्लॉट से ब्लीडिंग तो रुक गई, ब्लड जो ब्लड फ्लो है हार्ट के को अपना हार्ट की आर्टरीज में वो रुक जाता है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हार्ट अटैक। अब वो कट लगा क्यों, वो ब्लीडिंग स्टार्ट क्यों हुई, उसके लिए मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो साइंस बताती है। तो येस, उसमें से कुछ जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसके बारे में मतलब अभी हम बात करेंगे, और वो जो है वो मॉडिफाइबल है, मतलब आप उनको चेंज कर सकते हैं। तो येस, आप बोल सकते हैं कि येस, हार्ट अटैक इज प्रिवेंटेबल। किस एज से आपको उन क्या 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 रिस्क फैक्टर्स हैं वो, और मॉडिफाई किस एज से होने शुरू हो जाने चाहिए? सर, जो रिस्क फैक्टर्स हैं सर किसी भी हार्ट अटैक के पेशेंट में या किसी भी इंसान के लिए, वो उसको डिवाइड किया गया है मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। सो जो नॉन मॉडिफाइबल हैं सर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एज सर। सो और जैसे एज की अगर आप बात करेंगे तो मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग है। मेल्स में एज जो मोर देन 45 है, दैट इज अ रिस्क फैक्टर। फीमेल्स में एज मोर देन 55 इज अ रिस्क फैक्टर। सेकेंड इज मेल सेक्स। सो अगर आप मेल हैं, आप आदमी हैं, तो वैसे ही आप प्री डिस्पोज हैं हार्ट अटैक्स के लिए। जैसे मैंने आपको बोला एज ग्रुप मेल में 45 और फीमेल्स में 55, बिकॉज फीमेल्स में 55 इसलिए है सर क्योंकि बाय 55 यूजुअली फीमेल्स में मेनोपॉज आ जाता है। सो जो लड़कियों को माहवारी आती है, कपड़े आते हैं, उसमें वो एक प्रोटेक्टिव है, वो जो उसमें हार्मोन होता है वो ईस्ट्रोजन होता है। वो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो प्रोटेक्टिव है हार्ट अटैक के अगेंस्ट। इसीलिए जो अगर आप कभी भी यंग फीमेल्स में देखेंगे, यंग फीमेल्स में कभी भी हार्ट अटैक नहीं होते हैं। यंग फीमेल्स में सडन कार्डिक डेथ, हार्ट अटैक नहीं होते हैं। बहुत ही रेयर कोई होगा जिसमें आपको सडनली दिखेगा कि इनको हार्ट अटैक हो गया। यूजुअली जो फीमेल्स का हार्ट अटैक
का जो एज ग्रुप है वो अबव 55 है। सो अब आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप आदमी पैदा हुए हैं, सो इट इज़ अ नॉन मॉडिफाइबल थिंग। आप आदमी रहेंगे। आपकी एज बढ़ रही है, आप 45 क्रॉस कर गए, ये एज आप इसको भी चेंज नहीं कर सकते। सो ये वो रिस्क। थर्ड इज जेनेटिक्स। सो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है सर, अगर किसी की फैमिली में फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में भी, ऐसा नहीं है कि यूजुअली हम लोग पूछते हैं फैमिली मीन्स, तो लोगों को लगता है पापा मम्मी भाई बहन, ऐसा नहीं है सर। इवन द फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री रिलेटिव, चाचा जी, ताया जी, उनके बच्चे, बुआ जी, मामा जी, उनके बच्चे, ये सब रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। सो अगर इनमें से किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है सर, सो ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज अगर किसी की फैमिली में हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो चल रही है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको भी हो जाएगी। तो ये तीन जो है ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं सर। सो वन इज एज, second is male sex, and third is genetics, sir, family history. Yes, sir. नॉन मॉडिफाइएबल। So modifiable risk factors जो हैं वो 5 हैं एक्चुअली। So first and foremost is smoking, जो मैं हर जगह हर एक इंटरव्यू में मैं आपके साथ जब भी हमने डिस्कस किया है, तो स्मोकिंग के एडवर्स इवेंट्स हमेशा हमने डिस्कस किए हैं सर। लेकिन कई लोग हैं, आप बात करते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो वो दिन के कम से कम 2 डब्बियां खत्म करते हैं, कोई वो कहते हैं जी हमें कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होता है। और वाकई देखने में भी ये मिलता है कि अगर 10 लोग सिगरेट पीने वाले होंगे तो 6-7 लोग उनमें से ऐसे मिलेंगे कि कुछ नहीं हो रहा, 3 लोग हैं जो क्या कहते हैं हार्ट अटैक के शिकार होते हैं, या वाकई हो कुछ रहा होता है लेकिन दिखता नहीं। सर जब हार्ट अटैक होता है तो वो एकदम होता है सर। तो मतलब ये जैसे मैंने आपको बोला, साइंस को आज तक पता नहीं है कि हार्ट अटैक क्यों हुआ। सो ऐसा भी नहीं है कि हर एक बंदा जो स्मोक कर रहा है उसको हार्ट अटैक होगा, और हर बंदा जो स्मोक नहीं कर रहा उसको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो ये मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, ये हमारी स्टार्ट ही इस चीज़ से हुई है कि साइंस डजंट नो, दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स। ये इनसे रिस्क बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो रिस्क नहीं होगा। सो स्मोकिंग जो है वो मोस्ट नोटोरियस है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो 4 से 5 गुना ज़्यादा चांस है कि उस इंसान को हार्ट अटैक होगा। इनफैक्ट स्मोकिंग छोड़ने के 25 साल तक किताब लिखती है, जो स्टडीज हैं वो बोलती हैं कि अगर आपने स्मोक कर लिया एक बार स्टार्ट, तो आप 25 ईयर्स तक स्मोकिंग को छोड़ने के बाद भी आप में चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। 25 साल तक। 25 साल तक। सो टोबैको इन एनी फॉर्म, सो मतलब तंबाकू आप किसी भी आप मतलब लोग चबाते हैं, है ना, जुबान अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, स्मोक करते हैं। तो बीच में सर एक चीज़ है, मतलब जो मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ लोगों को, पीपल थिंक कि हम सिगार पीते हैं तो सिगार से नहीं होता, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आजकल फिल्टर्ड सिगरेट्स का बहुत कॉन्सेप्ट चला हुआ है, ई सिगरेट्स अगर आप सुने। सो ई सिगरेट इन इटसेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर, प्लीज़ नो दिस। मतलब जिन लोगों को नहीं पता, ये पता होना चाहिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं ई सिगरेट ले लूँगा, महंगी चीज़ है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ई सिगरेट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक सर। अच्छा, उसके अलावा सिगरेट के अलावा आपने कहा 5, उसके अलावा और क्या क्या है? उसी में स्मोकिंग में सर मैं एक और बताना चाहूँगा कि इसमें जो हुक्का स्मोकिंग है सर, सो हुक्का स्मोकिंग इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर सर। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप हुक्का स्मोक कर रहे हैं तो आप बच जाएंगे, वो फ्लेवर्ड है, नो। सो हुक्का स्मोकिंग इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिस्क फैक्टर, दिस इज स्मोकिंग, विच इज मोस्ट नोटोरियस सर, सबसे खराब है ये। और मॉडिफाइबल है, और मॉडिफाइबल है, आप छोड़ सकते हैं। सेकेंड मॉडिफाइबल है सर डायबिटीज़ सर। सो डायबिटिक पेशेंट्स में मोस्ट बहुत कॉमन होता है सर, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो शुगर के मरीज़ों में एक्सेप्टेंस कम होती है, और वो लोग मानते नहीं है जब उनको हम बताते हैं कि यार आपका तो हार्ट फंक्शन जो है वो ख़राब हो गया, आपका हार्ट वीक हो गया है, बिकॉज यूजुअली उन लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं। तो शुगर के पेशेंट में एक शुगर और एक नॉन डायबिटिक और डायबिटिक को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा रिस्क है शुगर के मरीज़ में हार्ट अटैक्स होने का और हार्ट की बीमारी होने का। बट बिकॉज और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें यह आता है कि वो लोग उनको पेन नहीं होती सर, वो साइलेंट होते हैं, पेन फ्री होते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल सर। जैसे आप डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं सर, उनके फॉर एग्जांपल उनके पैरों में चोट लग गई, तो वो कहते हैं जी उनका जख्म बढ़ता जाता है, जी पैर कटवाना पड़ गया। शुगर वालों पेशेंट में कॉमन होता है, उनके लिए स्पेशल शूज़ आते हैं, है ना, ताकि उनके पैरों में चोट ना लगे, जस्ट बिकॉज वो वहाँ की नर्व्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं। उनको पता नहीं लगता कि उनको चोट लगी है, जब तक वो रियलाइज़ करते हैं 4-5 दिन गुजर गए होते हैं और वो जख्म बढ़ गया होता है। वैसे ही उनके हार्ट की जो नर्व्स हैं सर, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो दिस इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दिस इज ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, मतलब वो नर्व्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं। सो जो हार्ट की मसल्स को नर्व सप्लाई कर रही थी वो खराब हो गई हैं, तो आपको सेंसेशन ही नहीं आएगी, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो हार्ट डायबिटिक पेशेंट में
जो द ओनली सिम्टम जो या मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है हार्ट अटैक का, वो कभी भी छाती में दर्द नहीं होता सर, वो सांस फूलना होता है। सो अगर शुगर का मरीज बोल रहा है मुझे सांस फूल रहा है, तो आप मान के चलो उसको हार्ट अटैक हुआ है सर। सो और डायबिटीज़ का अगर आप, जैसे मैंने आपको बोला, सो दिस इज़ द रीज़न, बट कंट्रोल मतलब ये भी देखा गया, जो ये सब कुछ स्टडी बेस्ड होता है, रैंडमाइज ट्रायल्स होते हैं, मतलब जिसमें 2-2, 10-10, 20-20, 1-1 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनको फिर कंपेयर किया जाता है। तो जिन लोगों में डायबिटीज़ का कंट्रोल बेटर होता है सर, जो गाइडलाइंस होती हैं ऑब्वियसली वो मैं मतलब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जब शुगर हम बोलते हैं कंट्रोल्ड शुगर है जी, आपका HbA1c जो रहता है वो हम लेस देन 7.5 है, कंट्रोल शुगर्स है, उन मरीजों में हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जिनमें शुगर्स बहुत बड़े होते हैं, अनकंट्रोल होते हैं सर। उसके बाद तीसरा मॉडिफाइबल फैक्टर, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता हूँ सर, मैक्सिमम टाइम जो पेशेंट्स हार्ट अटैक करके आते हैं, जब उनके हम शुगर चेक करते हैं तो वो बढ़े हुए होते हैं, तो लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं आती, बोलते हैं यार हमें तो शुगर था नहीं। देन वी डू HbA1c लेवल जो 3 महीने का शुगर दिखाता है, और वो बहुत रेज होता है, 12-12, 13-13, 14-14। लोग बेसिकली अनडाइग्नोज शुगर्स लेके घूम रहे होते हैं। जब उनको हार्ट अटैक होता है वो हॉस्पिटल में आते हैं, जब ये टेस्ट होते हैं तो उनको पता लग जाता है कि अच्छा ये मेरे को तो ये भी बीमारी थी। सो दिस इज द सेकेंड रिस्क फैक्टर सर। थर्ड रिस्क फैक्टर इज हाइपरटेंशन। सो अगर किसी को ब्लड प्रेशर है सर, तो वो नॉर्मल इंसान से 2 गुना 2 times ही इज़ मोर प्रोन टू डेवलप हार्ट अटैक्स। सो एज आई हैव टोल्ड यू, सो हाइपरटेंशन एज पर द गाइड, हमें गाइडलाइंस के हिसाब से चलना है, तो 140/90 से 60 साल से उम्र अगर आपकी कम है तो 140/90 इज़ द अपर लिमिट। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो 150/90 इज़ द अपर लिमिट। अगर उससे ज़्यादा है, आपकी ब्लड प्रेशर की वैल्यू आ रही है, तो आपको हाइपरटेंशन है। ठीक। सो हाइपरटेंशन में जो सबसे गलत कॉन्सेप्ट है लोगों के बीच में, वो ये है कि कोर्स हमने सर 2 महीने का कोर्स कर लिया था। मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूँ कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड, ये 4 डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें अगर आपको एक बारी हो गए, ये ठीक नहीं होंगे। ठीक। अगर आपसे कोई ये बोल रहा है हम आपको कोर्स करा देते हैं आप ठीक हो जाओगे, वो आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक। तो उन चक्करों में कभी भी मत पड़िएगा। सो एंड आप अनकंट्रोल छोड़ दोगे और बाद में वही आपको या तो हार्ट अटैक या तो रीनल फेलियर ब्लड प्रेशर के मरीज में हो जाएगा और बाद में दिक्कत हो जाएगी। सो बीपी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम नहीं है सर। वो तो आप एक भी बारी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो एक बारी दवाई स्टार्ट करेगा, बीपी कंट्रोल हो जाएगा। सो दिस इज द थर्ड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर सर। उसके बाद फोर्थ मॉडिफाइबल विल बी कोलेस्ट्रॉल, डिस्लिपिडीमिया हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल्स अगर यूजुअली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है हार्ट के लिए, बहुत बारी लोग आते हैं और बोलते हैं हमारे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं। सो ट्राइग्लिसराइड्स, प्लीज मैं बताना चाहता हूँ, ट्राइग्लिसराइड इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। कार्डियोलॉजिस्ट को ट्राइग्लिसराइड से कोई लेना देना नहीं है। ट्राइग्लिसराइड्स आपके कार्बोहाइड्रेट इंटेक को बताते हैं, आपकी सेंट्रल ओबेसिटी को बताते हैं कि आपका पेट कितना निकला है, और वो आपके फैटी लिवर को दिखाते हैं। तो मतलब उनका जो भी लेना देना है वो आपके कार्बोहाइड्रेट के इंटेक से लेना देना है। और उस कितना भी 400, 600, 1000 भी हो जाएंगे, उससे हार्ट अटैक नहीं होगा। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है वो LDL है और HDL है। मतलब LDL इज बैड एंड HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल। एंड एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है LDL ज़्यादा है, यूजुअली हम लोग बोलते हैं, मतलब कुछ लोग 110 बोलते हैं, कुछ स्टडीज़ 70 बोलती हैं, कुछ 180 बोलती हैं। बट मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर हम गाइडलाइंस को देखें, ऐसा नहीं है आपने चलते फिरते अपना लिपिड प्रोफाइल करवाया, वो बढ़े हुआ है तो आपने उसकी दवाई खानी है, ऐसा नहीं है सर। सो या तो आप नॉन पेशेंट हैं, आप हार्ट डिजीज़ के नॉन पेशेंट, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना TMT करें। अगर वो बढ़ा हुआ, अगर वो ख़राब आता है तो आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी है। सो वो पेशेंट जिसको कोई वैस्कुलर इवेंट हुआ है, लाइक स्ट्रोक, मतलब ब्रेन का स्ट्रोक हुआ है या हार्ट का अटैक हुआ है या कोई बाहर पेरिफेरल वैस्कुलर इवेंट हुआ है, वो 3 रीजंस होते हैं सर। ये होता है एक रीज़न जिसमें हमने कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी है। सेकंड इज अगर पेशेंट डायबिटिक है सर, तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी है। थर्ड होता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, तो आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी है। और चौथा रीज़न होता है फैमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रॉलीमिया होता है, जिसमें लेवल्स बहुत हाई होते हैं, 700, 1000, उससे ज़्यादा। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे में ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और मैं अपना कोलेस्ट्रॉल गिराता हूँ और मेरा LDL 200 आता है, तो मैंने कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं खानी है सर। ये बहुत क्लियर है। तो अभी भी अगर आप प्रैक्टिस देखोगे, इंडियन प्रैक्टिस में बहुत कॉमन है कि लोग लिपिड प्रोफाइल लेके फिजिशियन के पास या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं,
कार्डियोलॉजिस्ट की बात, बहुत कार्डियोलॉजिस्ट भी ना वो ऐसे ही डाल देते हैं कि नहीं स्टार्टिन खा लो। स्टार्टिन के बहुत रिस्क, मतलब बहुत अपनी अपनी उसकी इतनी साइड इफेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग डायबिटीज़। 1% रिस्क है उसमें डायबिटीज़ का। 1% इज़ अ बिग नंबर, बिग नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर, जितना हम कोलेस्ट्रॉल की दवाई को खिलाते हैं लोगों को। सो जो इंपॉर्टेंट है वो LDL HDL है। सो आप अगर आपने उसको कंट्रोल करना है, सो देर इज़ अ डाइटरी वे सर। अगर आपका LDL बढ़ा है, आप अपने फैट की कंजम्पशन को कम करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे। कैसे मॉडिफाई करना, विल स्पीक अबाउट इट, बट येस दिस इज द रिस्क फैक्टर एज फार एज द फोर्थ रिस्क फैक्टर डिस्लिपिडीमिया इज कंसर्न। एंड देन द फिफ्थ रिस्क फैक्टर इज ओबेसिटी। सो ओबेसिटी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम अलग अलग तरीकों से नापते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तरीका है वो सेंट्रल ओबेसिटी का है, जो हम वेस्ट को हम नापते हैं और वेस्ट हिप रेशियो लेते हैं। सो सेंट्रल ओबेसिटी हम तब लेबल करते हैं अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेल्स में मोर देन 105 एंड फीमेल्स में मोर देन 90 सेंटीमीटर्स होती है, तो यू लेबल द पेशेंट एज सेंट्रल ओबेसिटी। एंड सेंट्रल ओबेसिटी मतलब एब्डोमिनल फैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक। सो एंड ऑब्वियसली ओबेसिटी इज अगेन आप उसको इट्स ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये 5 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि जब आप अपनी लाइफ को मॉडिफाई करने लगते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू करते हैं, तो कई लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एग्रेसिव हो जाते हैं कि अभी डॉक्टर ने आपको कहा कि भाई आप थोड़ा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, आपका BP हाई है, ये है वो है, तो जनाब अगले दिन सुबह से मॉर्निंग में क्या कहते हैं निकल पड़ते हैं और सुबह वॉक, दिन में वॉक, शाम को वॉक ही वॉक हो रही और कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफिकेशन में आपको वॉक कितना करना है, और उस वॉक करने के बाद आपको अपने मनस को यानी अपने दिमाग को कैसे समझाना है कि भाई दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड आई हैव डन रिक्वायर्ड, अब इसके आगे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सो सर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 2 चीज़ें आती हैं सर। वन इज़ डाइटरी एंड अनदर इज़ योर फिजिकल एक्टिविटी। सो जो डाइटरी चेंजेस जो हम रिकमेंड करते हैं किसी भी नॉर्मल बंदे को, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन कि हार्ट अटैक ना हो। सो जो चीज़ हम बोलते हैं ज़्यादा खाने के लिए वो है सर रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रीन सैलड। जो चीज़ हम मना करते हैं खाने के लिए दैट इज़ ऑब्वियसली सर जो जंक फूड है सर, जो ज़्यादा बर्गर्स इस तरह का जो फूड जो हैबिट्स हैं उसको हम मना करते हैं। प्लस इसके अलावा से जो डिफरेंट मतलब वी ऑलवेज प्रमोट बैलेंस डाइट। सो व्हेनेवर आई से बैलेंस डाइट आई मीन कि आपके खाने में 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 25 से 30% प्रोटीन है और 15 से 20% फैट है। सो दिस इज़ व्हाट वी प्रमोट। ऐसा नहीं है कि हम एक तरह की आप जी प्रोटीन खाओ जी बहुत ज़्यादा, आप जी फैट खाओ जी बहुत ज़्यादा, इस तरह का कोई भी। या कईयों को कहा जाता है मछली बहुत ज़्यादा खाओ, मछली नहीं मिलती तो टेबलेट्स मिलती हैं बाजार में जिसमें क्या कहते हैं वो ऑयल होता है, वो ऑयल से बनती ओमेगा 3, वो खा लें ज़्यादा आप। फिर उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है जी, आप दूध जो है वो फलानी जगह से ले लें, वो वाला दूध, सोया मिल्क जो है, सोया मिल्क का यूज़ आप बहुत ज़्यादा करें। उसके बाद ये बिस्किट्स में भी ये चीज़ें आ गई हैं कि आप क्या कहते हैं शुगर फ्री बिस्कुट्स खाएं, आप ये करें वो करें, जबकि मैंने कहीं पढ़ा था कि सैचुरेटेड फैट्स जो हैं दे आर मोर डेंजरस देन कि बाकी सभी चीज़ों से। क्या ये भी एक रियलिटी है? एब्सोल्युटली सर। सैचुरेटेड 2 तरह का फैट होता है सर, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो हम बोलते हैं कि आप खाओ वो पूफा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उसको हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि वो खाओ ज़्यादा रादर दैन टेकिंग सैचुरेटेड फैट। जैसे आपने मुझे को बोला ना, जो बातें आपने बोली ना सर, सोया और फिर आपने बोला बिस्किट्स, ये सब प्रोसेस्ड फूड है। सो प्रोसेस्ड फूड के अपने बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो अगर मतलब कोई भी और हम कोई भी गाइडलाइन जो है वो प्रोसेस्ड फूड को एक्चुअली रिकमेंड नहीं करती है आज की डेट में। इनफैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो शुगर फ्री है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है xylitol, जो लोग यूज़ करते हैं। एज पर द करंट गाइडलाइंस शुगर फ्री को प्रमोट नहीं करती हैं सर, नहीं प्रमोट करती शुगर फ्री को। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत क्लियर है कि डायबिटिक पेशेंट्स में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप शुगर फ्री खा के आप इसको प्रमोट, मतलब डोंट थिंक इट इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर। ऐसा नहीं है, कोई भी गाइडेंस शुगर फ्री को रिकमेंड नहीं। हम लोग यूज़ कर रहे हैं डे इन एंड डे आउट। स्टडीज़ में देखा कि हाँ ठीक है नुकसान उतना नहीं होगा, पर अगर आप ये देखेंगे ये रिकमेंडेड है। जब हम रिकमेंडेड की बात करते हैं उसकी बात करते हैं जो चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है जी, इससे नुकसान नहीं होगा, इससे फ़ायदा ही होगा। तो आज की डेट में xylitol पे, शुगर फ्री पे ऐसा कोई डाटा नहीं है और कोई गाइडलाइन जो है वो शुगर फ्री को रिकमेंड नहीं करती है, नहीं करती। तो डायबिटिक पेशेंट शुगर ले सकता है?
सर शुगर इन कंट्रोल अमाउंट ऑब्वियसली उनको वही लेनी है सर, रादर देन टेकिंग शुगर फ्री सर, नहीं लेना है सर, नहीं लेना नहीं लेना है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जी कि शुगर फ्री को लेकर भी। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, चॉकलेट लेने बाजार आप जाते हैं, क्या कहते हैं, केक लेने, जनाब ये शुगर फ्री केक है। तो किसी ने मुझे ये बताया कि भाई आप जब शुगर फ्री केक लेने जाते हैं तो उसमें शुगर फ्री डाला जाता है, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में डाला जाता है, तो जब आप उसको खाते हैं वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। इज इट अ फैक्ट? ट्रू सर, बिकॉज उसमें xylitol है सर, जैसे जो मैंने आपको बता रहा हूँ, जो शुगर फ्री में हम यूज़ करते हैं बनाने में, उसके प्रोडक्शन में। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। मतलब आप ये सोच के आप खा रहे हैं कि मैं ये खा रहा हूँ, और जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं सर, जो जैसे कोक ज़ीरो है, इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स है जिनमें शुगर्स यूज़ नहीं किए हैं, प्रोसेस्ड शुगर यूज़ किए गए हैं, दे आर कार्सिनोजेनिक। इनफैक्ट वो आप एंड दे आर टेराटोजेनिक, मतलब वो अगर आप लेंगे तो मदर कैन नॉट फीड। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं जो आप मतलब जनरल पॉपुलेशन को नहीं पता है। सो ठीक है, वो कार्डिक से मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं शुगर्स कंट्रोल कर रहा हूँ मतलब शुगर फ्री खा के और फिर मैं बच रहा हूँ हार्ट डिजीज से, ऐसा नहीं होने वाला है सर। इट इज़ नॉट सेफ, मतलब क्लियरली लिखा है बुक पे, इट इज़ नॉट सेफ फॉर हार्ट पेशेंट्स। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, चॉकलेट्स को लेकर क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग हैं चॉकलेट्स को लेकर जो है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने कहीं रिसर्च भी पढ़ी कि जनाब आप डार्क चॉकलेट खाएं तो वो आपके हार्ट के लिए अच्छा है। इज इट अ फैक्ट? सर चॉकलेट पे एज सच कोई डाटा नहीं है। चॉकलेट में एक्चुअली ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत कैफीन होता है। सो कैफीन इन एनी फॉर्म इज़ नेवर वेलकम। सो कैफीन जब भी अगर आप लेते हैं तो वो बॉडी में सीधा हार्ट को जाके ना हार्ट की कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। सो अगर आप चॉकलेट ज़्यादा लेते हैं, कैफीन ज़्यादा लेते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर हार्ट, एंड वो हार्ट की पंपिंग को बढ़ाएगा, तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाएगा, तो मतलब वो अपनी उसकी कंट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। सो दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे मैं नारायण में काम करता हूँ, तो यात्री पेशेंट्स बहुत आते हैं सर हार्ट अटैक करके। सो वो इसलिए आते हैं क्योंकि जब बंदा चढ़ाई कर रहा होता है वो भूल जाता है कि मेरे को कितना चढ़ना, मतलब बंदे कहता है मैं एक बार में ही चढ़ जाएंगे जी, तो वो दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक। बहुत यंग बंदे आते हैं, पिछले दिनों में 29 ईयर्स ओल्ड बंदा आया है हार्ट अटैक करके। सो 29 साल का बंदा अगर हार्ट अटैक करके आ रहा है यात्रा करते वक्त, तो उसका मतलब सिंपल है कि यू कैन नॉट ओवर एक्सर्ट योर बॉडी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन उठे आपने अपने, इट हैज़ टू बी ग्रेडेड। सो ग्रेडेड एक्सरसाइज इज ऑलवेज वेलकम। ये नहीं है आपने मन कि आज जी मैं सुपर अपना जोर लगा दूंगा, तो इट कैन लीड टू हार्ट अटैक सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया डॉक्टर निखिल महाजन, बहुत सारी आपकी और मेरी जो आपकी और मेरी बहुत सारी ऐसी धारणाएं थी जो हमारे जहनों में थी, पिक्चर्स थी कि जनाब इस तरीके से होता है, ऐसे होता है, इन्होंने सारी चीजें साफ कर दी। उम्मीद और तवक्का ये कि जो चीजें आपने सुनी हैं आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में, परिवार के लोगों के बीच में, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हार्ट अटैक को लेकर, आपके दिल को लेकर। और आपको वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत बहुत बधाई।